आज हम आप पहुंचे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र। ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन ये किसी प्रत्याशी के लिए सुरक्षित सीट नहीं है। पिछली 3 लोकसभा में यहाँ पर लगातार जो सांसद चुना गया, यहाँ की जनता ने उसे बदला। देखना है इस बार लोकसभा 24 के चुनाव में यहाँ की जनता किसे मौका देती है, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। इलेक्शन रिपोर्टर में हम जानेंगे लोगों से क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, क्या कुछ है यहाँ के मुद्दे। पिछले 3 चुनाव में यहाँ की जनता ने लगातार जीते हुए उम्मीदवार को हराया है, पार्टियां बदली है। देखना है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना के लोग किसे चुनेंगे। लेकिन हम नगीना के लोगों से बात करें इससे पहले देख लेते हैं नगीना पर बनी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट नगीना में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला है। नगीना में बीजेपी और बीएसपी में सीधे टक्कर दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला जाति समीकरण से भी आगे निकल चुका है। दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने नगीना लोकसभा के समस्त जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन जो मिला है उस पर काम करेंगे और आने वाली 19 तारीख को नगीना के अंदर में कमल खिला देंगे। मुझे लोग प्यार करते हैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि ये मेरा गढ़ है और तुम्हें जीत के आना है, जाके बस आशीर्वाद ले लो मेरे लोगों को। अच्छा ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं तो आज देश के सर्वनाम खतरा है। ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी। नहीं है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को चयनित किया गया है और हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडीए की जो मूल भावना है जो भारत के संविधान में है उसको पूर्णतः हम लोग जमीन पे ले आने का काम करेंगे। बीजेपी ने ओम कुमार पर भरोसा जताया है तो बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सिविल जज मनोज कुमार को उतारकर बीएसपी का खेल बिगाड़ने का इंतजाम कर दिया है। दरअसल नगीना में जीत का समीकरण बनाते हैं मुस्लिम और एससी वोटर। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन का उम्मीदवार उतारा था, जिससे आसानी से उसे जीत मिल गई। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। वैसे नगीना हर बार हर दल को चौंकाती है। नगीना का लोकसभा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कुल जमा 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। तीनों ही चुनाव में नगीना की जनता ने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है। 2009 में अपने पहले चुनाव में नगीना ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में नगीना में भगवा लहराया। वहीं 2019 में बीएसपी और एसपी गठबंधन को जीत मिली थी। इस बार चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है, जबकि बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी की फिराक में है। कुल मिलाकर नगीना के मौजूदा हालात में एसपी, बीएसपी और भीम आर्मी की इस लड़ाई में फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। हम आप पहुंचे हैं नगीना और जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ है उनकी राय। 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो क्या सोचते हैं। यहाँ की जनता ने लगातार 3 बार 3 पार्टियां बदली हैं और इस बार किसको चुनेंगी वो। खासतौर से नगीना में देखें इस बार कि 4 उम्मीदवार, कहीं नगीना के चक्रव्यूह में कौन तोड़ेगा इसको, ये देखना होगा। इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कुछ है इनके खास मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा नगीना के लिए क्या कुछ खास है इस चुनाव में। देखिए सर, नगीना का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी सांसद यहाँ बनता है तो कायदे में उसको सांसद जी को यहाँ मौजूद रहना चाहिए नगीना की पब्लिक के बीच में। नगीना में कभी कताई मिल रही है, तिगरी मनका वाले में कभी यहाँ एक कॉलेज रहा है, मेडिकल कॉलेज रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे सब विलुप्त सी होती चली जा रही है। हमारा मानना ये है कि नगीना एक ग्रामीण क्षेत्र है, कारोबारी क्षेत्र है। यहाँ नगीना के अंदर सांसद या जो भी महोदय यहाँ पर आते हैं उनका विशेष ख्याल यहाँ के कारोबारियों को और यहाँ ग्रामीण लोगों को लेना चाहिए। यदि ग्रामीण खुशहाल होगा तो नगीना का कारोबार खुशहाल होगा। आम पब्लिक यही चाहती है, बाकी सुरक्षा तो मोदी जी ने बहुत दे रखी है। कैसे देखते हैं नगीना में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। विकास का मुद्दा रहेगा। विकास से बहुत अछूता है नगीना
रेल के मामले में देखिए कोई ट्रेन नहीं रुकी नहीं है पिछले 15 सालों में, बल्कि एक ट्रेन कोरोना काल से कमी हुई है। बस एक नया काम जरूर किया है कि जो पासपोर्ट के लिए हमें बरेली जाना पड़ता था, उसके बाद बिजनौर, अब नगीना में हमारा डाकघर में पासपोर्ट बनने लगे हैं, जिससे सभी लोगों को इससे आराम मिला है। पिछले चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था और बसपा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। इस बार कैसे देखते हैं? दोनों अलग अलग हैं और चंद्रशेखर भी आ गए हैं। चंद्रशेखर का कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस केवल शोर मच रहा है, बाकी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अब की बार 400 पार है और मोदी जी ही आएंगे और हमारे ओम कुमार विधायक सांसद बनेंगे। इतना आप किस बात पे इतना गंभीर होकर कह रहे हैं? आपको कैसे विश्वास है? कौन सी खास बात? सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा, 500 साल का जो मुद्दा था, भाजपा ने इसको सॉल्व किया है। बहुत विशाल मंदिर बनाया है जो लोगों ने देखा। बता रहे हैं 500 साल बाद मंदिर बनाए हैं, वो भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा हो। और उससे बड़ा मुद्दा है धारा 370। धारा 370 हटने से जो ये कहते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दी तो उनका पता नहीं कि वो कहाँ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम अपने नगीने पे आ जाएं तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि यहाँ विधायक सांसद जो भी बने हैं अब तक या आज तक बस बेरुखे, कोई सिस्टम यहाँ पर ना तो बना पाए ना बन सका। पब्लिक जो है वो मोदी जी और योगी जी को आज भी देख रही है और कल भी देखेगी, लेकिन भविष्य क्या है ये भगवान मालिक। लेकिन अब हमारे जो प्रत्याशी हैं ये लोकल के हैं, उम्मीद इनसे बहुत है। समाजवादी पार्टी को कैसे देख रहे हैं इस बार लड़ाई? सर, जो समाजवादी पार्टी है वो भी अपनी टक्कर पे है, लेकिन बस हम तो यही चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी जो भी जीत कर आए वो केवल नगीने के विकास पे ध्यान दें, क्योंकि जो भी प्रत्याशी आज तक जीत के आया वो नगीने के विकास की जगह नगीने में कुछ बंद करा के अपना विकास ज़्यादा कराए उसे, जैसे अपना मकान, अपनी दुकान और अपना पकवान, सबसे बढ़िया बात। और उसका विकास इतना हुआ है कि और जनता दब के मर गई। तीनों ने एक एक बार जीती है ये सीट पिछले चुनाव में, इस बार भारी कौन लग रहा है? सर, इस बार तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद लग रही है, जैसे सबका मानना है कि इस बार 400 पार। चलिए, ये भी 400 पार वाले हैं, आपका क्या सोचना है? देखिए, जिस तरीके से विकास चल रहा है, आप नगीना को अगर आप देखेंगे तो नगीना में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी जैसे प्रत्याशी की बात है तो प्रत्याशी अभी हमारे मनोज जज साहब हैं, वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। चंद्रशेखर हैं, वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। ओम कुमार जी अपने नगीने प्रॉपर के रहने वाले हैं, तो प्रॉपर के रहने वाले से क्या होगा कि अगर हमें कभी भी दिन में रात में कोई समस्या होगी तो कम से कम उनसे जाके मिल लेंगे, अपनी समस्या का समाधान करा लेंगे। अदर जितने भी हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए नगीना में बात तो सही है, इस बार 400 पार है, यही कोशिश हमारी है। क्यों 400 पार? क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत हावी हैं यहाँ पर, यहाँ के लोकल इश्यूज के साथ में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या है। देखिए, महिला सुरक्षा, आज हमारी बहन बेटियां कहीं भी रात में किसी समय भी वो बाहर निकल सकती है, बाहर जा सकती हैं और मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, अभी आप 100 डायल लीजिए, 112 जिसका नाम हो गया है, आप कोई भी क्राइम अगर कहीं भी होता पुलिस तुरंत पहुँचती है, तो क्राइम का रेशियो बड़ा घटा है। महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो बड़े घटे हैं, तो उन सब चीजों से अखिलेश तो कहते हैं वो उन्होंने चालू की थी। अखिलेश ने चालू की थी तो लास्ट के 3 महीने में क्यों लाए थे ना? अभी शुरू के स्टार्टिंग में 5 साल पहले लाते, अब उनका भी नाम हो जाता। उसका फायदा अगर वो लाए थे तो फायदा तो हमारी भाजपा सरकार, 5 साल भाजपा सरकार ने लिया, वो पहले लाते अपना फायदा लेते उस चीज का। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आपने लास्ट मोमेंट पे उसको ले गया है, जिसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। इस चीज का फायदा भाजपा ने लिया और भाजपा का आज देखिए आप, सब कुछ जहाँ तहाँ चल रहा है, तो प्रोग्राम इतने अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। नगीना की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, एक बार फिर से बदलाव पर कोई आस? बिल्कुल विश्वास है, और ये प्रत्याशी को नहीं देख रही जनता, केवल योगी मोदी को जो काम कर रहे हैं उनके अनुसार ही वोट डालेंगे। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, पार्टी को वोट देंगे सब लोग। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में भी इतनी सुरक्षा है, रात में कहीं भी जंगल में पानी दो कोई दिक्कत नहीं। पहले नहीं तो बदमाश जो उठा कर ले जाते थे। क्या क्या होता था पहले, थोड़ी सी कुछ कहानी बताएं। किसान पानी दे रहा जंगल में, उठा कर ले गए, एक भाई से पैसे मंगाते थे। आज कुछ भी नहीं है, ट्रांसफार्मर चोरी होते थे, बिजली के तार चोरी होते थे, आज कुछ नहीं है, सब सुरक्षा है। किसान अपना आराम से पानी देता है, रात में कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बेटी है, व्यापारी है, सब सुरक्षित है।
आप कैसे देखते हैं यहाँ कुछ आएगा इसका यहाँ संभावना का है? दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो विधायक रहा, सांसद रहा, विपक्ष का रहा, और उन्होंने इस नगीना को नोट बना दिया, कुछ काम नहीं किया है। और इस बार जनता जो है डबल इंजन को वोट देगी और मोदी जी को फिर पीएम बनाएगी। डबल इंजन से सरकार से ज्यादा फायदा होता है, आपका मानना है? विपक्ष का विधायक या सांसद कुछ नहीं कर पाता है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ के एमपी थे, उन्होंने एक काम नहीं किया, एक ईंट नहीं लगवाई। 3 बार से यहाँ का एमएलए है, कोई काम यहाँ नहीं करता है। जनता समझ गई है कि ये बाहरी लोग हैं, आएंगे जीते या हार चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का व्यक्ति होगा, यहाँ विकास करेगा। और जनता इस बार विकास के लिए ओम कुमार जी को वोट देगी और मोदी जी को पीएम बनाएगी तीसरी बार। चंद्रशेखर के आ जाने से क्या बाकी विपक्ष का समीकरण गड़बड़ा गया है? देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई किसी को लड़ने का अधिकार है, कोई अपने तरीके से लड़ता है, हर तरीके से कोई आक्रामक होकर लड़ता है। लेकिन इस बार जो है जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार को ही वोट देना है। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो नगीना विकास से तरस रहा है। इस बार वो सूखा दूर होने वाला है और हमारे आदरणीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और ओम कुमार जी यहाँ से सांसद बनेंगे। तो युवा हैं, आप क्या सोचते हैं देश में कैसा होना चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? बस जो विकास ज़्यादा करे, हम तो वही चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी यहाँ पे लाया जाए। यहाँ पे आप देखें, कोई भी स्कूल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वो है नहीं। ये भी हमारा एक कॉलेज होता था, यहाँ पे भी ये सब बंद हो चुका है। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का भी थोड़ा सा अच्छा करा जाए। कैसे बदलाव आएगा आपकी नज़र में, कैसे देखते हैं देश होना चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए? हम तो यही चाहेंगे कि जो सरकार अगर इंटरनेशनल लेवल पे विकास कर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो वो इंडिया में अंदर से भी इंडिया को अच्छा करे, अंदर से भी डेवलपमेंट लाने की कोशिश करे। तो जो गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ देगी, हम तो उसी को वोट देना चाहेंगे। आप पहले भी वोट दे चुके हैं, पहली बार वोट दें? इसी साल एलिजिबल हुआ हूँ, अब इससे मैं वोट देना शुरू करूँगा। तमाम सारे राजनीतिक मुद्दे देखते होंगे, चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, बताते हैं। आपको क्या सोचते हैं कि कैसी बातें उनको करनी चाहिए? सब लोग बस अपनी गवर्नमेंट का ये बताते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अब दिखता तो कुछ है नहीं कि क्या किया उन्होंने। हम यहाँ पे देखें, आप नगीना में, हमें तो मुझे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट लगता नहीं है। हम भी इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो बस हम तो यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में हम ज़रूर चाहेंगे डेवलपमेंट हो। बस कौन लगता है किसके पक्ष में आपका विचार जाता है? मैं भी मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ, मेरी फैमिली फुल मोदी जी को ही। चलिए, 400 पार के ज़्यादा यहाँ समर्थक हैं। कुछ लोगों से जानेंगे कि कोई दूसरे विपक्ष को भी जान रहे हैं कि लड़ाई में है यहाँ की नहीं है। एक महिला भी है हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कौन से मुद्दे यहाँ पर बड़े हैं नगीना वासियों के लिए। देखिए, जो अपने देश के लिए कुछ करेगा, हम तो उसी के साथ हैं। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, उसके साथ तो देखो फिर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमें तो हमारे देश को लेके आगे चलना है। इसलिए हम तो मोदी को और योगी को ही सपोर्ट करेंगे। जो अपने परिवार को लेके आगे चल रहा है, जैसे सपा है, कांग्रेस है, उसमें पैदा होने वाला बच्चा भी ये जानता है कि उसे आगे एमपी बनना है या कुछ बनना है। लेकिन यहाँ पे जो मोदी का जो परिवार है, उसमें उनके भाई भी हैं, उनको कभी भी उन्होंने राजनीतिक वो नहीं दिया, और ना ही योगी की बहन को कोई लाभ मिला। यानी कि वो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो योगी मोदी के साथ ही हैं। और अब के बार 400 पार तो है ही, और बाकी देखिए, हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, अपने हिंदुत्व को बचाए रखना है, तो हमें इनका साथ देना पड़ेगा। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, नारी शक्ति की आराधना की जाती है इन दिनों में। कैसे देखती है नारी शक्ति, कैसे देखती है उसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठे प्रदेश में? मैं आपके साथ खड़ी हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। वरना लोग घर में रहते थे, बोलने से कतराते थे, और औरतें सड़क पे निकलने से बहुत वो करती थी। मैं यहाँ खड़ी हूँ और भगवान की दया से मुझे कोई डर नहीं है। मैं सब लोगों के बीच में खड़ी हूँ, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं योगी और मोदी के राज में खड़ी हूँ। वरना मैं जब सपा की वो था, मैं कॉलेज में थी और मैंने वो अत्याचार सहा है जो उस समय था। बहुत बुरा हालत थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे डर नहीं है कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं आज बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं? इसी सोच से या कुछ इतर है? बिल्कुल, सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे अभी आपने पूछा भी था कि जो 100 नंबर की गाड़ियाँ लेके आए थे, तो उनका लाने का एक बहुत बड़ा वजह ये थी कि पिछले 4.5 सालों में जब उन्होंने पूरी तरह प्रताड़ित किया लोगों को, तो उन्हें लगा कि मारने के बाद 2-4 तरह मरहम भी लगा दो, खूब थप्पड़ मारे हैं, जब मरहम लगा दो तो उन्होंने 100 नंबर दे दी थी। लेकिन
उसका वो पूरी तरह यूज़ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो उन्होंने लाए इस टाइम पे कि उन्हें लगा था कि अगर इससे पहले लेके आ जाते ना वो, तो उससे पहले फिर उन्हें अपने लोगों को शांत करने के लिए प्रयास करना पड़ता, जो उनके बस की नहीं थी, जिन्हें उन्होंने इतना बढ़ाया है और जितनी गुंडागर्दी इस दौरान में रही उनके दौरान में। और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो अगर रात को 10 बजे हमारी महिलाएं घूमने के लिए निकलती हैं तो उन्हें कोई रत्ती भर डर नहीं लगता इस बात का कि हाँ हम टहलने जा रहे हैं, हमारा ये एरिया है। पहले इतना सुनसान पड़ा रहता था कि लेडीज़ को छोड़ दीजिए, आप जेंट्स को अगर रात को घूमने आना हो तो उन्हें टहलने आने की हिम्मत नहीं करते थे। और आज आप देखिए आके भरपूर लेडीज़। राहुल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं, कह रहे हैं एक बार फिर से वो लड़ाई में 17 के बाद फिर दोस्ती हुई है उनकी, कैसी देखते? राहुल और अखिलेश का साथ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसके जो ना समाजवादी का जो ना समाजवादी का वोट बैंक पूरे प्रदेश में जो ना ज़्यादा है और कांग्रेस का उसमें है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ बेरोजगारी जो प्रमुख मुद्दा है, लोगों को रोजगार जो ना वो नहीं है। रोजगार पे मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खासकर सरकारी नौकरियां देश में जो ना कम होती गई और उस पर लोगों का ज़्यादा अगर हाथी क्या चाल अपनी चल सकेगा, दौड़ सकेगा? नहीं, बसपा का हाथी नहीं दौड़ेगा। यहाँ पे समाजवादी और जो ना भाजपा, इन्हीं दोनों में टक्कर है। समाजवादी को किस तरीके से लड़ाई में देखते हैं? 9 में तो यहाँ से वो जीत चुके हैं एक बार। जी, वो समाजवादी लड़ाई में तो रहेगी, भाजपा के साथ लड़ाई में रहेगी और प्रमुख जो ना प्रतिद्वंदी बन के जो ना वही रहेगी, भाजपा और समाजवादी। चंद्रशेखर को लड़ाई में कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर यहाँ पे बाहरी है, वो कुछ वोट नहीं ले पाएगा, 10-20 हज़ार वोट लेगा, उसके बाद ज़्यादा प्रभाव नहीं है सब चंद्रशेखर का। हाँ, बाहरी समझ के जो ना आदमी जो ना कोई वोट नहीं देगा। नगीना की जमीन पर सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दे कौन से हैं? नगीना की ज़मीन पर सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे विकास है। नगीना हमारे ज़िले में 5 तहसील हैं, नगीना, धामपुर, नजोबाद, चांदपुर, बिजनौर। नगीना सबसे पिछड़ी तहसील है। मतलब 1910 में नगीना जिला हुआ करता था, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोगों की मतलब गलत सोच के कारण नगीना जो है विकास नहीं कर पाया। और नगीना के जितने भी सांसद बने हैं उन्होंने अपना मुख्यालय धामपुर बनाया है। जब से 2009 से सीट का जन्म हुआ है, उसके बाद एक बार सपा, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार बहुजन समाज पार्टी गठबंधन जीती है, लेकिन तीनों ही सांसदों ने अपना मुख्यालय जो है धामपुर बनाया। नगीना को कोई तरक्की नहीं हुई। पहली सरकार में भी नगीना में 20 गाड़ियाँ रोज रुकती थी और आज 22 की उम्मीद करते थे हम, लेकिन वो 18 रह गई। देखो, ये राष्ट्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। जब विकास की बात हम अपने चेयरमैन से करते हैं, अपने विधायक से करते हैं, अपने मेंबर से करते हैं, लेकिन इस चुनाव में लोग ज़्यादातर राष्ट्र की बात ज़्यादा करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान कैसे बढ़ाया, हमारे प्रदेशों में, बहुत सारे प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, वो कैसा कामकाज कर रही हैं। अभी हमने हाल ही में देखा, राजस्थान में चुनाव हुआ, कांग्रेस बहुत कहती थी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, जातिगत जनगणना मुद्दा रखा राहुल गांधी ने, लेकिन वो मुद्दा जनता ने फेल कर दिया। दोनों जगह भाजपा जीती। सपा ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जातीय जनगणना की बात कही है, कांग्रेस ने भी कहा है। लगता है जातीय जनगणना से उनको फायदा मिलने वाला है। सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी के 6 प्रधानमंत्री बने। कोई सा भी प्रधानमंत्री BC और SC कास्ट से नहीं है, सभी जनरल कास्ट से बनाए। और आज ये राहुल गांधी विपक्ष में होने के बाद इन्हें आज याद आई है कि साहब हमें जनरल का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आप मानते हैं कि वो रबड़ स्टैम्प है, उनके अपने द्वारा करा हुआ कुछ नहीं कर सकते बेचारे। जब तक कि अगर वो इंडिविजुअली सभा करें तो मुश्किल से 100-200 लोग ही आएंगे, जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी का साहस जो है अंदर से चकनाचूर हो चुका है। जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पूर्व, वो राज्यसभा गई और राहुल गांधी वायनाड गए, जहाँ पे 34% केवल हिंदू है, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है। और प्रियंका गांधी उत्तर भारत से, राहुल गांधी उत्तर भारत से कहीं से भी चुनाव लड़ने की मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आज तक भी, जबकि 2 चरणों का चुनाव मतलब नॉमिनेशन खत्म भी हो चुका है। ये कांग्रेस पार्टी की वो दिखाती है कि उनके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं है। वो तो एक सिर्फ वो पुरानी पार्टी ढो रहे हैं। और ना ही देखो, इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा, कोई भी हिंदू चाहे उस पर मत जाते, लेकिन उसका विरोध करना इस तरीके से हम साहब नहीं जाएंगे, यूँ कहते चलो हम पे समय नहीं है, हम फिर जा सकते हैं। 4-5 आदमी इनके चले गए, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, जैसे जनता का विश्वास खोने वाली बात है। मोदी जी ने कहा था कि ये पार्टी चुनाव जीतना चाहती ही नहीं है, जीतने की कोशिश भी नहीं कर रही। और देखो, जून के महीनों में इन्होंने गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। जून से लेकर मार्च तक 9 महीने में ये सीट शेयरिंग नहीं कर सके। हर मीटिंग में बस फोटो खिंचवाया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया, 19 तारीख को मतदान होना है।
और मेरा मानना है कि सभी पार्टियां अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हैं। लेकिन इसमें जो अभी बात निकल के आई है, मैंने सबको सुन रहा था बड़े गौर से, तो सब ने एक बात जो है कॉमन कही कि भाई बाहरी और लोकल ये मुद्दा यहाँ पे हावी रहेगा। और मेरा मानना यह है कि पिछले कई वर्षों से जो है नगीना अपने विकास के लिए तरस रहा है और विकास के मुद्दे पर वोट पड़ने वाले हैं। किसी भी अभी तक जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बने हैं उन्होंने जो है नगीना की समस्याओं को बाहर उठाने की कोशिश नहीं की। और मेरा मानना यह है कि प्रत्याशी वही जीत पाएगा जो यहाँ के मुद्दों को दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से बाहर लोकसभा में रखेगा और यहाँ के विकास की चर्चा करेगा। मेरा मानना ये। आप कैसे देखते हैं? नए लोगों से उम्मीद देश को बहुत रहती है, क्या बताएंगे? सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक होती है राजनीति, एक होती है सेवा नीति। तो सेवा नीति से जो राजनीति में जाते हैं वहाँ विकास का स्तर बहुत अच्छा होता है। और दूसरा होता है, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। तो हम यहाँ का प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं जो इस तरह का हम लोगों से संपर्क रखें, संपर्क के बाद संबंध को इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ताकि हम बेहिचक उनसे अपनी बातें कह सकें। वो मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि इस तरह के जो एक स्थिति आने वाली है यहाँ, वो विजय प्राप्त करेंगे और बहुत ही विकास होगा। दूसरा जो आभूषण यहाँ, विकास के आभूषण और साधनों के आभूषण यहाँ से गए हैं, यानी जैसे बीटीसी कॉलेज है, होम्योपैथिक के अस्पताल हैं, हमारा मील कताई मिल जो है वो बहुत खंडर स्थिति में है, उन्हें उनका पुनर्जन्म यानी कि एक अवतार के रूप में जो एक विकास की, यानी कि एक विकास से होता है रोजगार से, वो जो गंगा है वो अगर बह जाए यहाँ तो चारों तरफ एक सुगंधित वातावरण होगा, सब लोग जो है बहुत खुश महसूस करेंगे। और हमारे भारत को राम राज्य की आवश्यकता है और वो राम राज्य अब आने वाला है। राहुल, क्या कुछ बेहतर है, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे यही हैं कि बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा है और सड़कें वड़कें तो काफ़ी ठीक हैं और ठीक हो जाएंगी अगर साल फिर अच्छी सरकार आती है तो। कैसे आएगी अच्छी सरकार, किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप बताएं अनुभव आपका। हमें जैसे जो अच्छा लगा हम उसे वोट दें, वो सरकार बन का है। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता ये किसे वोट देंगे। तो जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को चुना था आप लोगों ने, आखिर क्या कुछ परिस्थितियाँ थी इस बार बदली हुई क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, परिस्थितियाँ तो समय समय पर बदलती रहती हैं और इलेक्शन होते भी। तो मोदी की लहर चल रही है। नहीं, मोदी जी लहर चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं लहर का प्रभाव भी किसी न किसी वजह से हो जाता है। कुछ वोटर कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं और आप लोगों के जरिए भी समझाया जाता है। बाकी जितने भी होते हैं तो आपका अपना मत है, आप किसको देते हैं किसको नहीं देते, किसी का मत आप चेंज नहीं कर सकते। मगर अब लोगों को सोचना चाहिए, मत को देते हुए सबसे पहला मुख्य कारण है कि हम वोट दे क्यों रहे हैं, हम सरकार बना क्यों रहे हैं। कारण तो ये है कि आप सरकार काहे के लिए बना रहे हैं? आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आप अपना विकास चाहते हैं, आप अपने कार्यों को अच्छा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर किसी कार्य की जरूरत आपको पड़ती है तो आप कम से कम जाके अपने सांसद, अपने एमएलए से जाके मिल तो लें। मेन मुद्दा है, लोगों को वोट देते हुए समझना चाहिए, सांसद हो, महोदय हो, कुछ भी। आपसे जानेंगे नगीना के लोगों के लिए सबसे बड़ा इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। हर बार बदलते हैं, आप इस बार क्या बदलेंगे? मेन मुद्दा तो रोजगार का है। हमारे यहाँ सूत मिल बनी, वो बंद हो गई, बीटीसी आई, वो बंद हो गई, नॉर्मल स्कूल बना, वो बंद हुआ, नेशनल होम्योपैथिक गया, वो इन 20-25 सालों में गया है। यहाँ से आया कुछ नहीं है नगीने में, कोई रोजगार वाला कोई मुद्दा नहीं है। सरकारें हमने सबकी देखी, समाजवादी की फिल्म मेजोरिटी देखी, भाजपा की भी 10 साल हो गए, उससे पहले भी देखी हमने, अब भी देख रहे हैं। समाजवादी की भी 3 सरकारें देखी, लेकिन रोजगार के लिए, नगीने की तरक्की के लिए लोकसभा कोई भी सांसद आया उसने कोई काम बहुत बड़ा किया। हर बार तो आपने बदल दिया, इस बार क्या बदलाव की तैयारी? देखते हैं, जो लोगों की संघर्ष करेगा और लोगों की बात रखेगा पार्लियामेंट में, नगीना लोकसभा की पूरी रखेगा, उससे वोट देंगे उसमें। यहाँ पर तीनों सपा बसपा हैं और साथ में आ गए हैं इस बार चंद्रशेखर। आपको लगता है ये इस लड़ाई में कहीं भाजपा का ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस बार? ये त्रिकोणीय इलेक्शन है इसमें। अब गठबंधन मुस्लिम और यादव, वही मुस्लिम और दलित गठबंधन जहाँ जाएगा सीट उसकी निकलेगी, ये हमारा अपना। अगर बंटवारा हुआ मुस्लिम, बहुत ही सीधी सी बात है, इसमें मुस्लिम अक्सर सीट है। 7 लाख मुस्लिम हैं और 10 लाख हिंदू और दलित हैं, जिसमें 2.5 लाख 3 लाख दलित हैं। तो वो अगर दलित मुस्लिम जाए, चाहे वो समाजवादी से जुड़ जाए या चंद्रशेखर से जुड़ा है, तो शायद सीट, और अगर बंटवारा होता है तो भाजपा के लिए क्लियर है। सीट तो बहुजन समाज पार्टी के पास थी। नहीं, सीट तो कुछ नहीं, उन्होंने पिछले 5 साल में किसी ने देखा नहीं, किसी से पूछ लिया अगर किसी ने देखा हो। सांसद मायावती के भतीजे ने यहाँ शुरुआत किया, उनका तो यही समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे उस दिन। वो नेशनल पार्टी के नेता थे और वो चंद्रशेखर जी को मतलब वो कर रहे थे टारगेट कि वो ये कर रहे हैं, अरे आप नेशनल पार्टी, नेशनल मुद्दे बनाइए ना, आप रोजगार देते, आपने सब कुछ करते, कुछ भी नहीं किया। कारण से उम्मीदें कम लग रही हैं। बिल्कुल कम है, त्रिकोणीय इलेक्शन है यहाँ अभी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, मुस्लिम अभी इबादत में लगा हुआ है। अब कल के बाद बड़ी मीटिंगें होंगी, रैली होंगी, तभी जाकर कोई माहौल खुलेगा कभी।
इलेक्शन की धड़कन। आनंद ने यहाँ आकर कुछ यहाँ पर जोर आजमाइश की, उसका कुछ फर्क दिखेगा जी, वो आए जरूर थे, उन्होंने अच्छी सभा भी की, लेकिन वो अपना विचार यहाँ शायद जनता तक कन्वे नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो है इस समय बसपा का कोई जनाधार है या वो सरवाइव कर पाएगी आगे, मुझे नहीं लगता, मेरी ऐसी सोच है। तो ये थे नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी, अपने मुद्दे रखे, अपनी पसंद की बातें बताई। हम तो यही कहेंगे कि बस आप 19 तारीख को जो पहले चरण में यहाँ पे मतदान होना है, आप सभी लोग घर से बाहर निकले और सबसे पहले मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान एक चयन है आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप मतदान करें। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।